1998 में मेरा जो परिचय हुआ वो डायरेक्ट सेलिंग से हुआ और लगभग 20 सालों तक मैंने उस बिज़नेस को किया जो आज भी बहुत अच्छे मुकाम पे है। हमारे टीम के जितने भी लोग हैं वो 100% प्रोडक्ट के यूज़र हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में KYC का बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के जो पॉकेट्स जो आम आदमी के पॉकेट्स उसके बराबर के हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन राज आप सभी लोगों का अमूल्य वाणी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहते हैं कि सफलता केवल उन्हीं कदमों को मिलती है जो सही एथिक्स के साथ उठते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। और अमूल्य वाणी के अंदर हम ऐसे ही कदमों और उनके द्वारा ली गई अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। और उन्हीं सिलसिलों में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की एक परिभाषा को हल्का सा बदला है। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में वही आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने जब अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर की शुरुआत करी थी तब उनके पास भी बहुत कुछ था और आज भी उनके पास बहुत कुछ है और आज भी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से बहुत कुछ कमाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की धरती से आए श्री शैलेश जी का। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमूल्य वाणी में और आशा करता हूँ आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो लोगों के लिए बहुत खास होगा। शैलेश जी, एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है आज जो लोग सीखेंगे आपसे वो ये सीखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग केवल और केवल उन लोगों का गेम नहीं है जिन्हें कुछ नहीं मिलता। ये उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका हो सकता है जिनके पास सब कुछ ऑलरेडी है और इसी तरीके से हम इस पे काम करेंगे। तो शैलेश जी, सबसे पहले हम आपकी तरफ रुख करते हैं और आपकी तरफ रुख करने में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक आपके बारे में थोड़ा सा जान पाएँ। हमारे दर्शक जान पाएँ कि आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरीके से आपने अपने आप को एक अलग मुकाम पर आपने प्रतिष्ठित करा है। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पूरी अमूल्य टीम को, अपने डाउनलाइन को, अपलाइन को और अमूल्य के टोटल मैनेजमेंट सिस्टम को, जिनकी वजह से आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और मैं नवादा बिहार से बिलोंग करता हूं। मेरा वहीं रहन सहन हुआ और लगभग 1998 में मेरा जो परिचय हुआ वो डायरेक्ट सेलिंग से हुआ, लेकिन कुछ कारणों से मैं उस समय छोड़ दिया था। और मेरे पिताजी दवा व्यवसाय में थे और उनकी दुकान काफ़ी अच्छी थी और वो काफ़ी अच्छे व्यवसायी भी रह चुके हैं। और डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने के बाद मैं भी उस बिज़नेस में, ट्रेडिशनल बिज़नेस में रहा और लगभग 20 सालों तक मैंने उस बिज़नेस को किया जो आज भी बहुत अच्छे मुकाम पे है। और इस जर्नी में मेरी शादी भी, मेरे 2 बच्चे हुए और भी सब अच्छा ही रहा। और जो मैंने पहले जो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी उसमें मैंने काफ़ी इस बिज़नेस को अध्ययन किया था, ड्रीम्स के बारे में मैंने जाना और उस चीज़ को अपने लेवल से अचीव भी किया। और अपनी सूझबूझ से और जो मैंने अध्ययन किया था उसमें मैं उन चीज़ों को अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस में लगा करके और बहुत अच्छा अचीवमेंट किया हूँ। और वर्तमान में भी मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ और एक अच्छा लेवल अचीव किया हूँ। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक चीज़ जो आपने कही कि सब कुछ अच्छा रहा, अच्छा चलता रहा। हम जब भी डायरेक्ट सेलर्स की कहानियाँ सुनते हैं तो मोस्टली स्टोरीज जो होती हैं उनमें एक दर्द छुपा रहता है, एक बैक में कहीं ना कहीं कोई पीछे खींचने वाला होता है। बट आपने कहा आपकी कहानी में कोई ऐसा किरदार नहीं था जिसने आपको पीछे खींचा हो। आपकी कहानी में आपके ड्रीम्स बहुत आगे थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से काम करा और ऊपर वाले की दया से आपके पास सब कुछ पहले से ही ठीक था। लेकिन फिर भी आपने एक चीज़ जो कही कि 1998 में आपने एक कंपनी ज्वाइन करी डायरेक्ट सेलिंग में और वो कंपनी को आपने बाद में क्विट कर दिया कुछ अपने निजी कारणों की वजह से। उसके बाद अमूल्य से आपकी पहचान कैसे हुई और अमूल्य में आपने किस तरीके से अपने आप को स्थापित करा है? मेरा तो बिज़नेस जो ट्रेडिशनल बिज़नेस दवा का और क्लिनिक का चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। लेकिन लगभग 4 साल पहले एक एक्सीडेंटली रितेश कुमार जो कि हमारे अपलाइन हैं, उन्होंने मुझे इस बिज़नेस को ज्वाइन कराया और मैं उसके बाद इसके जो प्रोडक्ट्स थे वो आयुर्वेदिक थे और मुझे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पसंद भी थे, जिसकी वजह से
मैंने इसको यूज करना शुरू किया, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज करता रहा और इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मैंने अच्छा देखा और अच्छा समझा और मैं आज भी यूज कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस बिज़नेस को ज्वाइन करा दिया और मैं सिर्फ यूज़र था। बाद में लगभग आज से 7 महीनों पहले जो हमारे ग्रेट अपलाइन धर्मवीर सर वो आए और उनसे मेरी कुछ बातचीत हुई। मैंने उनसे बोला कि मुझे 1 सप्ताह का मौका दीजिए ताकि मैं इस बिज़नेस को और नज़दीक से समझूं, तब मैं कोई डिसीजन दूं। मैं 10 दिनों में उस बिज़नेस को थोड़ा सा और गहराई से समझा और उसके बाद इस बिज़नेस को किया। उसके बाद जो 10 साल बेमिसाल का जो प्रोग्राम था वो जिम कॉर्बेट के अंदर जनवरी महीने में उस प्रोग्राम को मैं अटेंड किया और अटेंड करने के बाद बहुत अच्छा लगा। सारा मैनेजमेंट टीम वहाँ पे मौजूद थी और 10 साल का जो करियर था वो काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे अचीवर्स थे, बहुत अच्छा लग रहा था प्रोग्राम भी। उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को कंटिन्यू करने का निर्णय लिया और आज कर रहा हूँ और जो लेवल है वो उस चीज़ को अचीव भी कर रहा हूँ और इस बिज़नेस को कर भी रहा हूँ। सर बहुत बढ़िया। आपने बोला कि आपने 10 दिनों का टाइम लिया, 10 दिनों के बाद फिर आपने धीरे धीरे करके एक जर्नी आपने करी। आप जो 10 साल बेमिसाल का आन था जो जिम कॉर्बेट में हुआ, आप वहाँ पे भी पहुँचे। क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको उस ट्रैक पर लेकर आया? क्योंकि बहुत टाइम में ऐसा होता है, आपने कहा आपका पहले से बहुत अच्छा सेटल चल रहा था, जो भी आपका क्लिनिक है और आपकी जो भी होल सेलर जो आप करते हो, होल सेलिंग जो करते हो स्पेशली मेडिसिन में, उसके बाद भी क्या आपको ऐसा लगा जो आपको यहाँ तक खींच लाया? मतलब क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आप संतुष्ट नहीं थे? ड्रीम्स मैंने देखा था डायरेक्ट सेलिंग में और हमारे जो ड्रीम्स थे वो उस समय शुरू हुए थे 98 में और ड्रीम्स को पूरा किया था मैंने उस समय, जो मेरा ट्रेडिशन से जो अचीवमेंट था। उसके बाद फिर सब बिजनेस सब अच्छे से चला। उस समय मैंने काफ़ी स्टडी किया था, अध्ययन किया था और उस के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में और उस ज़िंदगी में उस जो सीखने का क्रम हुआ उसके बाद मैं अपने लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया, जिससे मैं सारा कुछ अचीव किया। लेकिन मैक्सिमम जो अचीवमेंट था मैंने कर लिया जो नवादा के अंदर हो सकता था। लेकिन मैं अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता था, इसलिए कि मुझे मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, व्यवसायी का बेटा हूँ और चाहता हूँ कि मैं भी अपने बिजनेस को और बढ़ाऊँ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ले जाऊँ और बिजनेस को बढ़ाऊँ। दूसरा, मुझे जो आन प्रोग्राम में सम्मान लोगों को मिलते हुए देखा गया वो मुझे अच्छा लगा कि इतने लोगों के बीच में सेलिब्रिटी की तरह उसमें वहाँ पे लोगों को सेलिब्रेट किया गया, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये सब सोच के मैं इस बिज़नेस में आया। मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे एक राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी एक मैंने बुक पढ़ी थी बिजनेस स्कूल। उसमें एक बताया गया था एक फंडा में जो कि ESBI कोड, मतलब कि लोग जो अपने जीवन में कमाते हैं या जो उनकी कमाई होती है वो उसी फॉर्मूले पे आधारित होती है। तो उसके बारे में मैं जानता था और उसी के आधार पे मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए सोचा। ओके, मतलब रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो ESBI मॉडल है और जो 4 क्वाड्रेंट में उन्होंने डिवाइड करा हुआ है, वही आपके लिए एक बड़ी वजह बनी अमूल्या को ज्वाइन करने के लिए। ESBI मॉडल की जहाँ पे हम बात करते हैं तो सर हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ESBI मॉडल एक बहुत बड़ा मॉडल है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड करा हुआ है। किस तरीके से व्यक्ति इनकम कमाता है, किस तरीके से व्यक्ति इस पूरी दुनिया में जो पैसा है उसको होल्ड करता है, सारी चीज़ें वो जो बताई गई हैं। एक बारी मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को नॉर्मलाइजेशन के साथ में किस तरीके से सारी चीज़ें वो भी अपनी लाइफ में ESBI मॉडल से सीख सकते हैं। ESBI एक ऐसा मॉडल है जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दिया है और अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं और उनकी किताब में मैंने पढ़ा था E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय और B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय तो होता है वो जो एक 5,000 वाला भी कमाता है तो वो भी एम्प्लॉय है, 50,000 जो कमाता है वो भी एम्प्लॉय है। जो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया उसमें छोटे बिजनेसमैन आते हैं, जहाँ पे एक फार्मूला है वर्क इक्वल टू मनी। तो आप जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से आप पैसे कमाते हैं। अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो 4 घंटे का पैसा आता है, 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे का पैसा आता है। और इस मध्य वर्ग के लोग ज़्यादा आते हैं, जो मिडिल मैन है, मिडिल बिजनेसमैन है, वो सारे लोग आते हैं।
और बी फॉर बिग बिजनेस होता है, और वो एक ऐसा मतलब कि बड़ा बिजनेस कर दिए जहाँ पे हम लोग मतलब इनकम आता रहता है। और आई फॉर हो गया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में क्या होता है, मनी इक्वल टू मनी। आपने पैसा लगाया एक बार और पैसा कमाते गए और पैसा आता चला गया। इस बिज़नेस को मैंने काफ़ी पहले अध्ययन जो किया था उसमें ESBI मॉडल मेरे लिए बहुत मायने रखता था। और उसके बाद जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था तो इस मॉडल पर मैंने काम किया, जिसके कारण मैंने कुछ अचीव भी किया है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मतलब आज मैं कुछ मॉडल पे हूँ और कुछ मॉडल पे आना चाहता हूँ भविष्य में। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब ESBI का एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है जो सर ने समझाया कि अगर आप E कैटेगरी में हैं तो E कैटेगरी में एम्प्लॉय जो होता है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना भी टाइम अगर आप लगाते हैं तो वो सर E कैटेगरी के अंदर आता है, जहाँ पर आपके द्वारा लगाया गया समय ही आपके लिए पैसा लेकर आता है, राइट। तो अगर E वाले जो लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि अगर मान के चलो अगर कोई व्यक्ति है जो एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय अगर आज जॉब पे नहीं जाता तो उसको उस दिन की सैलरी नहीं मिलती। बेसिक सा सिद्धांत है। E वाले लोग वो हो गए। आपने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने मतलब किसी की जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो एस में आते हैं। जैसे कि जितने भी डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, है ना, जो फर्म हो गई, मतलब स्पेसिफिक मतलब जो आपके एस मॉडल में वो लोग आते हैं जिनका वर्क एंड टाइम इज इक्वल टू मनी, राइट सर। आपने बोला बिजनेस ओनर, जिसको बी आपने बोला, बी जहाँ बिलोंग करता है वो बिजनेस ओनर। और बिजनेस ओनर में वो लोग आते हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम या पीपल्स का ऐसा नेटवर्क क्रिएट करा है जो उनके लिए काम कर रहा है और वहाँ पर उनके लिए पैसा आ रहा है, राइट। और वहीं पर आपने कहा आई मतलब मनी इज इक्वल टू मनी, जहाँ पर आदमी पैसे को लगाता है कुछ वित्तीय जोखिमों के साथ में और वहाँ से वो व्यक्ति पैसा कमाता है। बहुत खूबसूरती से सर आपने एक्सप्लेन करा इस चीज़ को और बहुत खूबसूरती से बताया। आपकी लाइफ में आपने बताया इसका बड़ा योगदान रहा है कि आप किस तरीके से आपने अपने आप को ढाला इस ढांचे में और किस तरीके से आप धीरे धीरे करके E से S में आए और S से B के बीच में अभी आपने अपनी जगह बनाई हुई है। मैं सबसे पहले तो सर ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब से भी शार्क टैंक इंडिया आया है, जब से मोस्टली लोगों को, स्पेशली जो युवा पीढ़ी है, उनको एक चस्का लग गया है कि अब मुझे बिजनेस करना है ना। और मोस्टली यूथ यही चाहता है कि भैया अब मैं बिजनेस करूँगा और बड़े अच्छे तरीके से धमाका करूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते या आना चाहते हैं बी कैटेगरी के अंदर तो वो नहीं आ पाते। ऐसा क्यों होता है? और मतलब अगर किसी को बी मॉडल में आना हो तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग क्या रोल अदा करती है? बी फॉर होता है बिग बिजनेस। वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत अच्छे मात्रा में होता है, और लेकिन है क्या कि उसमें रिस्क भी काफ़ी बड़ा होता है, मैनेजमेंट भी काफ़ी बड़ा होता है। और एक सर्वे है कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग साल भर में तो लगभग 60% वो जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। अगले 5 सालों में वो लगभग 35% और बंद हो जाते हैं। तो लगभग 5% सक्सेस रेशियो है उसमें, क्योंकि उसमें लायबिलिटी है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि लायबिलिटी नहीं है, जो रिटर्न है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, एग्जैक्टली बिग बिजनेस की तरह। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है ना कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनकी सारी जो लायबिलिटी रहती है वो कंपनी की रहती है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सारा कुछ, उसका पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी, उसका सारा रख रखाव, सारा मैनेजमेंट कंपनी का रहता है और आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखना होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आप छोटे इन्वेस्टमेंट को लेके भी आप बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है। आप अपने बिजनेस को काफ़ी लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। मतलब बहुत सही सर, आपने बढ़िया से एक्सप्लेन करा। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ जो सर ने बताई और जिसका फैक्ट भी है कि इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ये होता है। और वर्ल्ड वाइड अगर कोई बिजनेस ओपन होता है तो उसके बंद होने के चांसेस स्टार्टिंग के 1 साल में ही लगभग 60% होते हैं। मतलब 60 से 65% जो बिजनेसेस हैं वो स्टार्टिंग के 1 साल में बंद हो जाते हैं। और अगले जो हैं, आपने बोला 35, मतलब टोटल 95% जो बिजनेस हैं वो बंद हो जाते हैं शुरुआत के 5 साल के अंदर।
और उसके पीछे का सबसे बड़ा जो बैकड्रॉप जो आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना होना, है ना। आपने जो सैलरी देनी है अपने स्टाफ को वो ना होना, एक ऑफिस ना होना, आपके पास कोई गाइडेंस ना होना, ट्रेनर ना होना, आपके पास प्रॉपर चीज़ों का मेंटेनेंस ना होना, रख रखाव ना होना, और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास इनोवेशन ना होना। अगर आपके पास इनोवेशन नहीं है तो भी आप एक अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते हैं। आपने उसके बाद बोला कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस से अलग है, उसके जो आपने मापदंड जो हमें गिनाए, जैसे कि आपने बोला कि अगर आप कैपिटल की बात करते हैं तो बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, डायरेक्ट सेलिंग में उतना नहीं चाहिए होता। वहीं पर आपने बात करी स्टाफ की, तो बिजनेस में स्टाफ रखना पड़ता है और डायरेक्ट सेलिंग में आपको स्टाफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टीम को बनाते हैं और टीम अपने हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा कमाते हैं। आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, आपने बोला तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वही होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने रखनी नहीं होती, वो सारी की सारी कंपनी की लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखनी पड़ती है। आपको सैलरी भी वहाँ पर खुद देनी पड़ती है, यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए नए नए प्रोडक्ट बनाना वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो कंपनी देखती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन नॉर्मल बिजनेस में आपको देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना है, जिनके बारे में आपने डिस्कस करा, वो समझ में आता है कि आपने क्यों ये डिसीजन लिया सर। तो फिर एक मतलब बहुत जैसे मेरे माइंड में एक चीज़ आती है कि जैसे इंडिया के अंदर 600 से ज़्यादा लीगल कंपनीज हैं, 600 से ज़्यादा कंपनीज होने के बाद आपने अमूल्या ही क्यों चुनी? क्योंकि आपने जो आपने बताया कि अपने बारे में कि आप जिस तरीके से इस बैकग्राउंड से आते हैं, वो बैकग्राउंड इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। मतलब मेन चीज़ आपने जिस तरीके से बताया, और मैं जहाँ तक अज्यूम कर पा रहा हूँ आप नॉर्मली भी 1.5 से 2 लाख पर महीना कमाते होंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद क्यों अमूल्या ही क्यों? अमूल्या बिजनेस इसलिए कि अमूल्या बिजनेस में जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, आयुर्वेदिक हैं, 100% आयुर्वेदिक हैं, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के जो पॉकेट्स, जो आम आदमी के पॉकेट्स उसके बराबर के हैं, ताकि हर आदमी उसको कंज्यूम कर सके। और इसके जो MD सर हैं और इसकी कंपनी का जो बायोडाटा है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और जो इसके DNA फिंगरप्रिंट पे आधारित जो प्रोडक्ट्स हैं उसके चलते मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने इसको कंटिन्यू किया। और मुझे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक्स में कुछ कुछ डिफरेंस पता चला, और डिफरेंस मुझे पता है, और इसमें नो साइड इफ़ेक्ट है। एलोपैथिक में कुछ साइड इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है, इसीलिए इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया सर। मतलब अमूल्या में आने की आपकी सबसे बड़ी वजह वो रही। अमूल्या में मतलब इसका कुछ फ़ायदा आपको क्या मिलता है जब आप बात करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के, जब बात करते हैं आप रिसर्च की, जब बात करते हैं आप एक ऐसी कंपनी की जिसके फर्स्ट डे से ही उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो इनसे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको किस चीज़ में होता है? मतलब कि जब हम बिज़नेस को किसी को बताते हैं और जब उसको हम फॉलो अप करने जाते हैं, तो उसके बाद उस समय उसके जो क्वेरीज होते हैं, तो उसके अगले के जो क्वेरीज होते हैं उसमें हमें बताने में ये अच्छा लगता है कि हाँ भाई, इस कंपनी का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है और इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और पॉकेट जो है इसका जो सिमिलर है, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बजट फ्रेंडली हैं। हाँ जी। इसी कारण से ये मुझे अच्छा लगता है। और इसके प्लान भी काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्ट और इनकम जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, समय पे इनकम आती है। आपने अभी बोला कि ये जो सारी क्वालिटी हैं वो आपको फॉलोअप में आसानी कर देती हैं जब आप फॉलोअप लेते हो किसी का। फॉलोअप भी एक बड़ा चैप्टर है सर। मतलब जब फॉलोअप के बारे में बात करते हैं तो फॉलोअप में कई सारे पैटर्न आते हैं। फॉलोअप में सबसे पहला पैटर्न आता है, वो आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से आप करते हो, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए आसानी होगी और वो भी अपने टीम में कर पाएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप किस तरीके से करते हो, किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को डिवाइड करते हो और सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को आप उनको क्लोज करते हो? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसा चीज़ है ना कि जब हम फॉलो करने जाते हैं तो आपको उसके बाद क्या है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर और बिजनेस प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट के ऊपर पूरा तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। और जिस समय आप ये फॉलोअप करने जाते हो तो वहाँ पे जो क्वेश्चनिंग होती है अगले की, उसको आप किस तरह से हैंडल करते हो, और उसमें
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में केवाईसी का बहुत बड़ा रोल अदा करता है और उसको आपके पास जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। आपने केवाईसी का यहाँ पे डिस्कशन करा, जिक्र करा, केवाईसी से आपका क्या मतलब है? क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए केवाईसी मतलब होना केवाईसी मीन्स हो गया कि नो योर कस्टमर। ओके, आप अपने कस्टमर के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते तो हैं। सर वही मेरा कहना है कि नॉर्मल लोगों के लिए केवाईसी का मतलब हो गया आपके डॉक्यूमेंट की केवाईसी होना। हाँ। लेकिन ह्यूमन केवाईसी जो आपने जिसकी बात करी वो क्यों ज़रूरी है और उसका क्यों एस्पेक्ट है इसमें? इसलिए कि ह्यूमन केवाईसी ये बताता है ना कि अगले की नीड क्या है, वो किस कारण से इस बिज़नेस को कर सकता है। अगर आप वो उसका नहीं पकड़ पाते हो तो आप उसको बिज़नेस में लाना उसके लिए थोड़ा सा टफ है और वो आपको बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को आप हैंडल कीजिए। मतलब आप के लिए ह्यूमन केवाईसी सामने वाले का वाई क्लियर करके आपको बताता है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने अभी सीखी और समझी और जिस पे मैं बिलीव भी करता हूँ कि आप अगर डायरेक्ट सेलर हैं और एक सफल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो आप सुनने वाले बनिए। भगवान ने 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपको सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम। सबसे बड़ी चीज़ जिसकी बात अभी करी है सर ने ह्यूमन केवाईसी में, और वो इसलिए मैटर करती है क्योंकि ह्यूमन केवाईसी जब आप किसी व्यक्ति की करते हो, जिसको हम प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं, जिसको हम इन्विटेशन बोलते हैं सर स्पेसिफिक, उस टाइम पे व्यक्ति खुद ही बताता है कि उसको क्यों ये बिज़नेस ज्वाइन करना है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या परेशानी, इन सारी चीज़ों को वो सर खुद ही जिक्र करता है। जो आपने कहा मतलब इस तरीके से जब वो खुद ही जिक्र करता है तो सारी चीज़ों को बताता है कि मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है, और फिर आप अगर उसको बहुत बेहतरी से प्लान देना चाहते हैं, फिर आप अगर उसके बारे में बताना चाहते हैं, उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो आपकी ह्यूमन केवाईसी वहाँ पर बड़ी ज़्यादा काम आती है, क्योंकि आपको पता होता है सामने वाले की ज़रूरत क्या है और आप किस ज़रूरत पर उसके साथ बैठकर अपनी कंपनी का प्लान डिस्कस कर सकते हैं। तो सर ह्यूमन केवाईसी के बाद, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? उसके बाद टीम मैनेजमेंट आता है। टीम मैनेजमेंट में आप अपनी टीम को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये मायने रखता है। अब टीम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है क्योंकि टीम, आप खुद तो सफल हो गए लेकिन आप अपने टीम के लोगों को भी सफल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सफल होंगे तभी आपकी भी सफलता की कहानी उन्हीं में छुपी हुई होती है। और टीम को सफल बनाने के लिए उनके साथ हम लोग 3 बार काउंसलिंग करते हैं, एक क्लोजिंग के बाद, एक मिड ऑफ क्लोजिंग और एक क्लोजिंग के जस्ट पहले। तो 3 बार हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक सफल प्रयास करते हैं ताकि सभी लोग अपने लेवल्स को अचीव करें और एक अच्छी इनकम उनके पास जाए। मतलब आपने कहा कि आपने 3 टाइम अपने लोगों से मिलते हैं, आप यूटिलाइज कैसे करते हैं कि इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे? एक क्लोजिंग के जस्ट बाद लगभग 7 या 8 तारीख को, उसके बाद फिर लगभग 20 तारीख को, और उसके बाद एक बार 30 तारीख को। लगभग 3 टाइम हम लोग मिलते हैं आपस में और आपस में बैठ करके उसको डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से इस चीज़ लेवल को अचीव किया जाए और किस लेवल पे किसको जाना है और कौन इस चीज़ के लिए कितना प्रयास कर रहा है, वो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तो उसमें आप टारगेट्स भी डिस्कस करते हैं? हाँ, टारगेट्स भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा बंदा किस जगह पे जाएगा, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद उस लेवल पे पहुंचने के लिए उसके लिए प्रयास भी करते हैं कि अगला बंदा उस लेवल पर जाए। मतलब बहुत बढ़िया, आपने अपने पूरे मंथ को डिसाइड करके रखा हुआ है। एक एग्जांपल अगर आप इसका दे पाएँ हमें, एग्जांपल आप किस तरीके से, मान के चलिए अगर मैं आपकी टीम में हूँ तो आप मुझे किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे जब हम बात कर रहे हैं 3 मीटिंग की? जैसे आप हमारे बिजनेस में हैं तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हाँ भाई, आपका जो लेवल है इस मंथ का, एक जो क्लोजिंग के जस्ट बाद का मूवमेंट है, उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई, आप इस मंथ किस लेवल पे जाइएगा और क्या आपका प्रयास रहेगा। और फिर जब मिड ऑफ मंथ हो जाएगा तो मैं आपसे फिर आपका देखूंगा कि आपका जो प्रयास है वो कितना सफल हुआ, किस लेवल तक आप आए हैं, क्या बिजनेस आपका हुआ। और तीसरा जो अंतिम समय है, जो 30 तारीख के लगभग का समय होता है, उस समय में फिर से मिलूँगा कि आपने कितना सफलता पाया और कितना आपको देखना है। और उसके बाद फिर हम लोग एक चार्ट भी बनाते हैं कि हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बनाते हैं कि मान लीजिए आपका इस बिज़नेस में मान लीजिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के
हम लोग प्रयास करते हैं कि हाँ भाई उसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप आगे का बिजनेस कीजिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट लो रहे, आप उसके प्रॉफिट निकाल लीजिए। जो आपकी रिटेलिंग होती है और रिटेल से जो आप प्रॉफिट कमाते हैं वो रिटेलिंग आप निकाल लीजिए, लेकिन जो पूंजी जो होता है, कैपिटल जो आपने लगाया था, वो एक कैपिटल आपका इस बिज़नेस में रहना चाहिए और उसी कैपिटल को मैनेज किया जाता है। मान लीजिए आपने 10,000 का कैपिटल लगाया हुआ है और क्लोजिंग के जस्ट बाद आपने 2,000 का परचेजिंग कर दिया। अगर 8,000 का आपके पास स्टॉक है, 2,000 का परचेजिंग कर लिया, फिर जब 20 तारीख को मैनेजमेंट फिर 20 तारीख को जब फिर से एनालिसिस करते हैं कि हाँ हमारे पास फिर से 4,000 का निकल गया, तो फिर हम लोग 20 तारीख को 4,000 का फिर से परचेजिंग करते हैं, रीपरचेजिंग। उसके बाद फिर जब हम 30 तारीख को एनालिसिस करते हैं कि हाँ अब 6,000 का निकल गया है, तो फिर से 6,000 का हम लोग परचेजिंग करते हैं और साथ में लेवल को अचीव भी करते हैं। हम लोग क्या प्रयास करते हैं कि जितने भी पूंजी हम लोग मतलब अपने बिजनेस में लगाए हैं, उस बिजनेस में उससे उस पैसे को निकाले नहीं। हम अपनी टीम में ये भी चाहते हैं कि हमारे टीम के जितने भी लोग हैं वो 100% प्रोडक्ट के यूज़र रहें और प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तभी उस प्रोडक्ट को समझेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है, अमूल्या हर्बल्स का जो प्रोडक्ट्स है, उसके कितने अच्छे परिणाम हैं और कितने क्वालिटी बेस्ड हैं। बहुत बढ़िया सर। ये ना मतलब मैंने बहुत अच्छी बात एक सुनी थी, हमारे प्रोफेसर हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है डायरेक्ट सेलिंग को, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ सर। उनका अक्सर एक चीज़ का कहना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि आप डायरेक्ट सेलिंग में निवेश और खर्चे दोनों को अलग अलग करते हैं। उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से मान के चलिए एक एसी है जिसको हमने घर में लगवाया हुआ है, वो एसी है जिसको आपने घर में लगवाया हुआ है, वो आपके लिए खर्चा है क्योंकि आपको वहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, आपको उसको ख़रीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपको रेगुलरली साफ़ सफाई उसमें करना है और सारी चीज़ों को उसमें देखना पड़ता है। लेकिन अगर वही एसी आप एक होटल के रूम में लगवाते हैं तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है, निवेश हो जाता है, क्योंकि जिस रूम में एसी लगा होता है उस रूम की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है। और वही काम जो आपने लास्ट में एक बात बोली कि आप चाहते हैं कि आपके लोग जो हैं वो 100% प्रोडक्ट यूज़र बने, वही काम डायरेक्ट सेलिंग में आपका प्रोडक्ट यूजिंग यानी कि आपकी रिपर्चेसिंग करती है। अगर आपने मान के चलिए अभी जो प्रोडक्ट आपने लिए हैं बाज़ार से लिए हैं और बाज़ार से प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं आता तो वो आपके खर्चे में काउंट हो जाता है। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग में आप यूज़ करते हो, आपने अमूल्या हब से वो प्रोडक्ट लिए हैं, तो आपके लिए वो निवेश के तौर पर काम आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको डीपी प्राइस पर प्रोडक्ट मिलता है, एक बड़ी अच्छी बात है, आपको कुछ ऑफ मिलता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उस पर कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं जिनसे आपका पे आउट बनता है, और उस बिजनेस वॉल्यूम के साथ साथ में अगर आपके लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, और वो भी क्योंकि यथा लीडर तथा प्रजा हम बोलते हैं, जैसा नेता होता है वैसी उसकी प्रजा होती है, और डायरेक्ट सेलिंग में ये 100% कारगर होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जैसे एक व्यक्ति का अपना खुद का रोल होता है, उसकी डाउनलाइन बिना कुछ बात करे ही वही कॉपी करती है। तो अगर आप उसको करते हो, अगर आप रेगुलरली बेस पर अपनी रिपर्चेस करते हो, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर बहुत बाहर आता है। आपकी टीम में भी ये कल्चर चलता है, आप अगर रेगुलरली बेस पे कर रहे हो, आपकी टीम में भी रेगुलरली बेस पर ये चलेगा। तो एक बहुत बड़ा आपने एग्जांपल दिया, और आशा कर रहा हूँ कि सभी के सभी लोगों को ये चीज़ ज़रूर अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो अपने पूरे मंथ को यूटिलाइज़ करना चाहिए, कि आपने बोला पूरा एकदम मंथ यूटिलाइज़ करके किस तरीके से आपने चीज़ें बोली। फिर आपने एक बड़ी बात बोली कि उसके बाद आप चाहते प्रोडक्ट यूज़र बनना, और उसके बाद आपने एक वर्ड का यूज़ करा जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो आप इस बिज़नेस को बिज़नेस के तरीके से करने का सोचा है आपने, और बहुत बढ़िया चल रहा है। और यही हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल होता है वो डायरेक्ट सेलिंग को और अलग मुकाम पर लेकर जाता है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एक पॉइंट ये हो गया कि हमने क्यों डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज़ें करनी है। उसके बाद एक पॉइंट जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि क्यों 100% यूज़र। 100% यूज़र मीन्स हो गया ना कि आप अगर 100% आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कंपनी को फॉलो करते हो, और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, आयुर्वेदिक है, किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो उसके आपको यूज़र भी होने चाहिए। और यूज करने के बाद उसके प्रोडक्ट्स जब अच्छे लगते हैं, आप उसको बार बार यूज करते हो,
और आपको डीपी प्राइस में भी मिलता है, जो कि मतलब कि मार्केट के रेट से थोड़े कम मिलते हैं। और उसमें आपको जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखती है तो आपको यूज़ करनी चाहिए। मैं तो 100% यूज़र हूँ अपने अमूल्य हर्ब्स के प्रोडक्ट का, और मेरे डाउनलाइन भी मैं चाहूँगा कि अच्छे अपने जो भी अमूल्य के हर्ब्स के प्रोडक्ट हैं उनके 100% यूज़र बने। और सबसे बड़ी बात, मैं इस बिज़नेस में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अमूल्य हर्ब्स के जो प्रोडक्ट हैं वो स्वास्थ्य संबंधी भी काफ़ी हैं। और अभी जो एज चल रहा है अप्रॉक्स, आप महिलाओं में आप मान के चलिए कि 35 के उम्र के ऊपर अगर कोई महिला जाती है तो उनके में कुछ ना कुछ बीमारियों का आगमन हो जाता है। और वहीं जब जेंट्स में ये बात आती है तो लगभग 40 साल के ऊपर उनके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ खामियां आ जाती है, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत है। और अगर आप अमूल्य हर्ब्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और आप 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब आपने बहुत बड़ा पॉइंट एक बोला। आपने स्टार्टिंग जहाँ से करी कि अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे वहाँ के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न आपने जो बताया वो ये बताया कि अगर मैं इस कंपनी की चेयर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे विश्वास होगा कि इस कंपनी की चेयर में कितनी वो है विविधता, कितनी क्वालिटी है, और उसी विश्वास को मैं आगे डिलीवर कर पाऊँगा। राइट सर? तो एक बहुत बड़ी चीज़ आपने बोली, बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली और मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो आपने बोली 100% यूज़र और यूज़र के पीछे का जो कॉन्सेप्ट जो आपने बोला, एक चीज़ मैंने कहीं सुनी थी और आपसे जब बात हुई थी तब इस चीज़ पे हमने बात करी थी कि आखिर व्यक्ति को जो अपनी रिपर्चेसिंग है वो क्यों अपने क्लोजिंग के अगले ही दिन करनी चाहिए, वो क्यों कंपलसरी है, क्यों ज़रूरी है? मैं एक पुराना व्यवसायी हूँ और मैं समझता हूँ कि व्यवसाय क्या होता है। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि दुकान जब खोलते हैं तो हम लोग बोहनी कहते हैं कि उस पहला जो कस्टमर होता है वो भगवान का रूप होता है। इसीलिए जब भी हम बिज़नेस को करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि हमारी बोहनी अच्छी हो। तो हम लोग प्रयास भी करते हैं कि हमारे दुकान में जो कस्टमर आए वो अच्छी बोहनी करें। और जो रीपरचेज जो क्लोजिंग के जस्ट बाद की कहानी है, वो मैं ये चाहता हूँ कि जिस समय जो बिज़नेस आप मन से कर रहे हैं और आपको उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो उसके लिए आपको जो बोहनी है वो क्लोजिंग के जस्ट बाद करनी चाहिए। वो फ़र्क नहीं पड़ता है वो 100 रुपये का हो या 1000 रुपये का हो, लेकिन बोहनी होना चाहिए। और बोहनी होने से क्या होता है ना कि आप गौरवान्वित होकर कहते हैं कि नहीं मैंने आज बोहनी कर दिया। जिस समय आप मतलब फर्स्ट परचेजिंग कर लेते हैं, महीने की फर्स्ट परचेजिंग, तो आपके ग्रुप के लोग भी उस चीज़ को देखते हुए करते हैं और इससे आपका बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ता है और एक एनर्जी आ जाती है आप उस बिज़नेस को में कि हाँ भाई अब बिजनेस हो रहा है। तो आप उसको एक जब कहते हैं ना कि आप जब फर्स्ट डे आप उन्हें कुछ बिज़नेस किया और उसका ग्रोथ दिखता है तो लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई बिज़नेस हुआ। और उसके बाद आप अपना बेसिक नीड भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड है और एनालिसिस करके जो हमको प्रोडक्ट घट रहा है वो प्रोडक्ट हम ले लें। वो ज़रूरी नहीं है कि हम 5 तारीख को मतलब कि डेट से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन जो फर्स्ट वीक है क्लोजिंग के फर्स्ट वीक में आपका 2-4-5 दिनों में वो आपका बोहनी हो जाना चाहिए। तो बहुत बढ़िया। इस चीज़ में ना सर एक साइंटिफिक रीज़न जो मुझे लगता है वो ये भी होता है कि जैसे अगर मान के चलो मेरा बिजनेस है और मैं अपनी पूरी टीम को अपनी क्लोजिंग के जस्ट दूसरे दिन, आज अगर 1 तारीख है और मैं 2 तारीख 1 को मेरी क्लोजिंग हुई और मैं 2 तारीख को अपनी पूरी टीम के साथ रिपर्चेज कर लेता हूँ, तो मेरे पूरे महीने का 30 से लेकर 40% जो बिजनेस है वो पहले ही दिन आ जाता है। आपने बोनी करके बोला और मुझे समझ में आ रहा है कि व्यवसायियों वाली जो भाषा होती है कि हमारी बोनी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट सर आपका ये लगा। मैं चाहूँगा एक चीज़ और आपसे पूछना, क्योंकि आपने जब इस चीज़ की बात करी तो आपको क्या लगता है, मतलब एक मैसेज जो आपकी साइड से आप चाहें तो देना चाहते हैं लोगों को, और क्योंकि कई सारे लोग आपको सुन रहे हैं इस टाइम और कई सारे लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, क्या एक ऐसा पॉइंट होगा जो आप बताना चाहोगे लोगों को, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सफल व्यवसायी रहे हो
आपने नवादा के अंदर बहुत बड़ा व्यवसाय करा है, उसके बावजूद भी आप क्या लोगों को कमेंट करना चाहोगे, रिकमेंड करना चाहोगे कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएँ और अपना फ्यूचर बनाएं और इन सारी चीज़ों को जिन पे भी आज हमने डिस्कस करा है उन पर बेहतर रिजल्ट पाएँ? डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर वैसे लोग भी आ सकते हैं जो लोग जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के तहत भी लोग आ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसे लोग सिर्फ ऐसे लोग नहीं आ सकते हैं जो कमज़ोर हैं पैसे से, ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो कि बिजनेस में काफ़ी स्ट्रांग है और अपने बिजनेस को करते हुए इस बिजनेस को भी कर सकते हैं और एक जो मान सम्मान मिलता है यहाँ पे वो बहुत अच्छा लगता है। और इस बिज़नेस में मैसेज लोगों के प्रति मेरा यही है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं और इसका पे आउट भी समय पे होता है और प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है और इनफ की अंतिम समय में यही बोलूँगा कि इसका सारा मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। एमडी सर का जो सोच है इस बिज़नेस के प्रति और इस कंपनी के प्रति और जो इनका आने वाले समय में जो इनका आगे का जो सोच है, स्वास्थ्य मित्र हो गया और जो बीबीए और एमबीए का जो कोर्स भी कंपनी कराती है वो भी काफ़ी अच्छा सोच के साथ किया हुआ है ताकि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यवसाय हो वो भविष्य में अच्छा रहे। मेरा इसमें कंपनी के थ्रू यही मैसेज है लोगों को कि जो लोग मान सम्मान के साथ अपना काम करना चाहें और आयुर्वेदिक कंपनी के साथ एक काम करना चाहें 100% हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ और अपने स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक हैं और जो चाहते हैं कि हाँ हम भविष्य में स्वस्थ रह करके काम कर सकें तो इस बिज़नेस को कर सकते हैं और करना चाहिए। अमूल्य हाउस जो है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है इस सब चीज़ों के लिए, बहुत अच्छा। जय अमूल्य। तो सिंपल सी बात है जो सर ने बोला उसको एक बारी अगर हम बोलें कि अगर आप एक ऐसे काम की तलाश में, ऐसे बिजनेस व्यापार के तलाश में हैं जहाँ पर आपको टाइम से फ्रीडम मिले, जहाँ पर आपको फैमिली के साथ समय मिले, जहाँ पर आपको स्पेसिफिक आपको इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा दिक्कत ना हो, जहाँ पर आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया हो मैनेजमेंट के द्वारा और जहाँ पर आपको सीखने के कई मौके मिले, आपको कई लोगों की ज़िंदगी बदलने का मौका मिले, आपको बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस करने का मौका मिले, तो आप डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। तो उसी से डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की कहानी लिखी जाती है और ना केवल कहानी लिखी जाती है बल्कि सफलता का एक पूरा ग्रंथ लिखा जाता है जिसको पढ़कर आप, आपके परिवार वाले लोग और ना केवल परिवार वाले लोग, एक बड़ा समुदाय जो आपके साथ चलता है वो प्रभावित होता है और वो बड़े अच्छे ढंग से सफलता को प्राप्त करता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे अच्छी बात आपके साथ यही लगी। मैं लास्टली आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सर की कोई भी एक बात पसंद आई है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में इस वीडियो को लाइक करें और ना केवल वीडियो को लाइक करें बल्कि इस वीडियो को अपने आसपास वाले उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनका ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग केवल उन लोगों का काम है जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूँ इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों को सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।